एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एल्केन की कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात की थी, जिसके अंदर अपन ने एल्कोहल का हेलोजिनेशन अभिक्रिया देखी थी और उसके साथ साथ नाइट्रेशन अभिक्रिया भी देखी थी। ठीक है, अब हमारी तीसरी रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन सल्फोनीकरण की अभिक्रिया। कि जब एल्केन को लंबे समय तक H2SO4 के साथ गर्म करें तो एल्केन का जो हाइड्रोजन परमाणु है वो सल्फोनिक समूह अर्थात सल्फोनिक ग्रुप SO3 से रिप्लेस हो जाता है। निम्नतर एल्कोहल जैसे मेथेन व एथेन ये अभिक्रिया नहीं देते। लोअर जो एल्केन है, मेथेन हुआ, एथेन हुआ, ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? देखते हैं इसके अंदर कि अगर RH है, ठीक है, इसके रिएक्शन अगर अपन में H2SO4 के साथ करवाओ, ठीक है, तो क्या इसके अंदर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हो गया और ऐसा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है R का वो सल्फोनिक ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, निम्नतर एल्कोहल के अंदर क्या होता है, ये तो उच्चतर एल्कोहल के अंदर ये अभिक्रिया प्रोसीड होती है। लोअर एल्कोहल क्या करता है कि H2SO4 के साथ में रिएक्शन अच्छी तरह से प्रोसीड नहीं करते, इसलिए सल्फोनिक ग्रुप यहाँ से अटैच नहीं होता। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं कि ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जब एल्केन को ऑक्सीजन की अधिकता में गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण होता है। जब एल्केन को ऑक्सीजन की अधिकता में अपन गर्म करते हैं तो CO2 व जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। एल्केन की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखते हैं, जैसे CnH2n+2 है। ठीक है, यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ठीक है, अगर अपन इसकी रिएक्शंस करवाएं हाफ O2 से तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वाटर का फॉर्मेशन और ऊष्मा निकली। जैसे कि एक रिएक्शन में करवा के देखो, अगर एथेन की मैं मेथेन की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से करूँ, मतलब ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ इसका, तो एक तो CO2 रिमूव होगी, वाटर का फॉर्मेशन होगा और कितनी एनर्जी निकली, 212.8 किलो कैलोरी पर मोल। उसी प्रकार अगर मेथेन का ऑक्सीडेशन करवाओ, ठीक है, तो 4 तो CO2 के मॉलिक्यूल निकलेंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और 745.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इन अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊष्मा की बड़ी मात्रा शक्ति का वृहत स्रोत है। ठीक है, एल्केन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। ठीक है, अगर अपन एल्केन का हाफ ऑक्सीडेशन करवाएं, अगर हाफ ऑक्सीडेशन होगा तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, कार्बन ब्लैक बनता है, मतलब कार्बन ब्लैक कार्बन पाउडर के फॉर्म में यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एरोमेटीकरण, एरोमेटाइजेशन, कि जब 6 या अधिक कार्बन वाले एल्केनों को, कंडीशन क्या है एरोमेटिक की, देखिए कि 6 तो कार्बन कम से कम होने चाहिए एरोमेटीकरण अभिक्रिया के अंदर, कि 6 या अधिक कार्बन वाले एल्केनों को उच्च दाब पर एल्यूमिना पर आधारित विशेष उत्प्रेरकों जैसे क्रोमियम, वेनेडियम या मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में 500 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो जाता है। एरोमेटिक का मतलब है साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चक्र, इस अभिक्रिया को चक्रीकरण या साइक्लाइजेशन भी कहते हैं, या समावेवीकरण या विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि एन हेक्सेन है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर Cr2O3 या Al2O3 की प्रेजेंस में करूं तो क्या बन गया, बेंजीन बन गया, और जो 4 हाइड्रोजन थे यहाँ पर इसके जुड़ने से वो बाहर निकल गए। ठीक है, अब इसके अंदर 4 हाइड्रोजन का रिमूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि अगर मैं एन हेप्टेन की बात करूँ, एन हेप्टेन के अंदर क्या होगा, टोलुइन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक CH3 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर अगर बेंजीन के बॉन्डिंग होगी तो ये टोलुइन का फॉर्मेशन हो गया। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं, ये अपने को पता है। और यहाँ से भी 4 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि यह अभिक्रिया उत्प्रेरकीय सुधारीकरण, कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग कहलाती है, जो पेट्रोलियम एरोमेटिक यौगिकों का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्लोरोसल्फोनीकरण अभिक्रिया, अर्थात क्लोरीन और सल्फोनिक ग्रुप दोनों का एल्केन के साथ में अटैच होना क्लोरोसल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया के अंतर्गत अपन बात करें कि एल्केन प्रकाश व पीडिन की उपस्थिति, मतलब लाइट या फिर पीडिन की उपस्थिति में क्लोरोसल्फोनिक एसिड अर्थात HOSO2Cl, ठीक है, के साथ क्रिया करके एल्केन सल्फोनिक क्लोराइड बनाते हैं। जैसे RH है, HOSO2Cl की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा पीडीन या लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, RSO2Cl और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव होता है, अगर मैं बात करूँ जो एल्केन का हाइड्रोजन है ये क्या करेगा इस सल्फोनिक एसिड के ठीक है,
और इसके साथ में वाटर बनाकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। पीछे जो आर है इसके साथ में SO2 आकर के यहाँ पर अटैच हो जाती है। नेक्स्ट अपन रिएक्शन देखते हैं कि अभिक्रियाशीलता व वर्णनात्मकता। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर समाप्त होती है एल्केन की। अगला हमारा टॉपिक है कि अभिक्रियाशीलता एवं वर्णनात्मकता, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी क्या होती है एल्केन की। इसे समझाने के लिए अपन एन ब्यूटेन के मोनोक्लोरीकरण का उदाहरण लेते हैं। कैसे, देखिए, एन ब्यूटेन है, आपको पता है क्लोरीकरण क्या होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया लाइट के प्रेजेंस में होती है। एक तो बनता है 1 क्लोरोब्यूटेन और एक बनता है 2 क्लोरोब्यूटेन। मतलब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बना है 2 क्लोरोब्यूटेन जो मेजर प्रोडक्ट है और एक बनता है 1 क्लोरोब्यूटेन। प्राथमिक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से 1 क्लोरोब्यूटेन, अगर प्राथमिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा तो क्या बनेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। प्राथमिक हाइड्रोजन मतलब इस वाले का। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन अगर रिएक्शन करना है तो 1 क्लोरोब्यूटेन बना, और अगर द्वितीयक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन से क्या बना, 2 क्लोरोब्यूटेन बना। इन उत्पादों की संभावित मात्रा का अनुपात 60% से 40% के प्रतिशत है, जबकि उत्पाद 28:72% अनुपात में प्राप्त होते हैं। अतः प्रत्येक प्रकार के हाइड्रोजन की संख्या प्रत्येक उत्पाद की गणना नहीं करता। क्लोरीकरण की अभिक्रिया में दर निर्धारण रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हाइड्रोजन का अपहरण क्लोरीन मुक्त मूलक द्वारा होता है, जिससे एल्किन मूलक बनता है। अतः उत्पादों का अनुपात हाइड्रोजन परमाणुओं की अपहरण की सुगमता पर निर्भर करता है। अब ये जो एल्केल की सिलेक्टिविटी है प्रोडक्ट बनाने की और अभी की रिएक्टिविटी है, अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर CH3 का हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ तो 1 क्लोरोब्यूटेन बना, जो एक Cl यहाँ पर आकर अटैच हुआ। अगर ये सेकेंड वाला हाइड्रोजन, ठीक है, सेकेंड हाइड्रोजन अगर यहाँ पर एक्टिविटी शो करता है तो क्लोरीन यहाँ पर आके अटैच होगा, जो कि मेडक प्रोजेक्ट के रूप में होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अभिक्रिया की ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन, जिसे कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति मोल अभिकारक द्वारा मुक्त या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को उसकी ऊष्मा अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, वापस से देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति मोल अभिकारक द्वारा मुक्त या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को अभिक्रिया की ऊष्मा कहा जाता है। मतलब कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है उसमें से या तो एनर्जी निकलती है या एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, मतलब या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो एनर्जी उस अभिक्रिया को करवाने के लिए काम आ रही है उसको अपन क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शंस कहते हैं, अभिक्रिया की ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे कि उदाहरण के लिए मेथेन तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से मेथिल क्लोराइड के निर्माण में दो बंधों अर्थात CH3 बंध और CCl बंध का विलयन होने से 104 + 58 162 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा का उपयोग होता है। मतलब इन दोनों का अगर तोड़ना है तो इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, 162 किलो कैलोरी पर मोल। इसी प्रकार दो नए बंध अर्थात CH3 Cl तथा CaCl HCl के बनने में 84 + 103 अर्थात 187 किलो कैलोरी पर ऊर्जा मुक्त होती है। अतः मेथेन के प्रति मोल मेथिल क्लोराइड में परिवर्तन से 25 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। अब बंध तोड़ने में कितनी ऊर्जा काम आ रही है और बंध को वापस बनाने में कितनी ऊष्मा रिलीज हो रही है, उन दोनों का अपन योग करके अगर रेशियो निकाले लास्ट के अंदर, जैसे कि इसके अंदर बता रखा है कि अगर अपने को CH3 H बॉन्ड और CCl बॉन्ड तोड़ना है तो इतनी ऊष्मा की देनी पड़ेगी पहले तो। ठीक है, बाद में जब ये CH3 एक Cl के साथ में और एक H दूसरे Cl के साथ में जब बॉन्ड बनाएगा तो वापस से पहले उसमें जो दी है उसी के अनुपात में, मतलब उससे ज़्यादा या फिर उससे कम अनुपात में या एनर्जी जो वापस है निकलती है, क्योंकि अपने को पता है जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या एनर्जी अपन को देने पड़ती है। ठीक है, एक्सटर्नल मीडियम से। और जब वापस से नए बंधों का निर्माण होता है तो इस तरह तो प्राप्त करने के लिए जो परमाणु हैं अणुओं के अंदर परिवर्तित होते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि हायर एनर्जी के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता, वो एनर्जी रिलीज करके अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो 162 किलो कैलोरी पर मोल तो अपने ने इसको उष्मा दी है। ठीक है, जब ये वापस से नए बॉन्डिंग बनाएगा CH3 और HCl, ठीक है, तो 187 किलो कैलोरी पर मोल वापस उष्मा रिलीज किया था, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो नेट अगर दोनों का डिफरेंस लेके 162 और 187 के अंदर तो कितना 25 किलो कैलोरी का मोल का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अर्थात 25 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा इसने मुक्त की, अर्थात एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये।
नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है कि CH3H और CCl इसमें 104 काम आई, दूसरे में 58 काम आई। तो वापस जब बना, ठीक है, तो 84 इसके बॉन्ड बनने में काम आई CH3Cl के, और 103 HCl के। तो डेल्टा एच अगर मैं बात करूँ तो कितनी है, -25 किलो कैलोरी पर मोल, अर्थात इतनी उष्मा इसमें से रिलीज हुई है। जब अभिक्रिया के दौरान उष्मा मुक्त होती है तो अणुओं की एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः ऐसी अभिक्रियाओं के लिए ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा एच को ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, जबकि ऊष्मा शोषी अर्थात जिसके अंदर एनर्जी काम आ रही है, ठीक है, अभिक्रिया के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है अतः अणुओं की एंथैल्पी में वृद्धि होती है, अतः प्लस डेल्टा एच से अपन निरूपित करते हैं इसको। नेक्स्ट अपना टॉपिक है संकीर्ण ऊर्जा, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी से अभिक्रिया ऊष्मा भी कह सकते हैं, मतलब किसी भी अगर अभिकारकों को प्रोडक्ट में परिवर्तित होना है तो जो उसकी ऊष्मा है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। अगर किसी की ऊष्मा एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी तो वो अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर उस रिएक्टेंट की अभिकारकों की ऊष्मा अगर उस एक्टिवेशन एनर्जी से कम है जिसके अंदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो उस विक्रिया को अपन कंप्लीट करवाते हैं। देखते हैं कि क्या होती है। किन्हीं दो अभिकार के बीच में अभिक्रिया तब तक नहीं होती जब यदि गतिज ऊर्जा की निश्चित मात्रा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अर्थात इसका मीन्स क्या होगा, किसी अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक है कि अभिकारक एक निश्चित ऊर्जा रोधिका को पार कर अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है। अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में बताऊं आगे, जैसे कि जैसा कि इसमें बता रखा है कि अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ देखूं, जैसे CH4 प्लस Cl, ये क्या हुआ, दो अभिकारक हुए, ठीक है। जब ये दो अभिकारक की ऊष्मा इस लेवल तक की होगी तो ये इस एनर्जी लेवल को पार करके CH3 मुक्त मूलक और HCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर इनकी ऊष्मा इसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये जो है उत्पादों में परिवर्तित नहीं होंगे। समझ में आया? अभी एक्टिवेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अपने अगले लेक्चर्स के भी अंदर कंटिन्यू करेंगे। और जो भी अपनी केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इसको अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर एग्जाम्पल के साथ में लेकर के कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।